है दोस्तों। तो अभी हम देखने वाले हैं पॉलीमर टेक्नोलॉजी। पॉलीमर टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है पॉलीमर टेक्नोलॉजी का। पॉलीमर्स क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मान लो ये क्वेश्चन है, डेक्रोन इज एन। डेक्रोन क्या है, तो इसमें से आपको पता होना चाहिए कि डेक्रोन किसके कंपाउंड्स हैं, क्या है। ठीक है। तो ऐसे सब छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। नायलॉन 6 क्या है, नायलॉन 6 क्या है, टेफ्लॉन क्या है, बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। और बनते क्या है, इसी में से उठाए जाते हैं, ओपी गुप्ता से ही खास तौर पे। तो अभी हम देखने वाले हैं दोस्तों मॉलिक्यूलर वेट, जो क्वेश्चन नंबर 1 है पॉलीमर टेक्नोलॉजी का। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर्स आर इन द रेंज। और जो पॉलीमर्स होता है, क्या पॉलीमर्स होता है? पॉलीमर्स बोले तो केमिकल कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के चेन्स बने हुए हैं। ठीक है। बहुत सारे कार्बन और हाइड्रोजन के जो चेन्स बनते हैं, जैसे पॉलीथीन वगैरह हो गया, ये एक पॉलीमर्स के ही एक प्रॉपर्टीज कंपाउंड्स है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पॉलीमर्स का जो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, मतलब कि आप जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 18 हो गया। तो सेम ऐसे ही पॉलीमर्स का कितना होता है, किस रेंज में होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन्स बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो जो पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर वेट होता है दोस्तों, अप्रोक्स 10⁻², या 10⁻³ से लेकर के 10⁻7 तक होता है। रेंज जो है वो 10⁻³ से 10⁻7 है, लेकिन इसमें जो दिया हुआ है 10⁻² से 10⁻7, ये करेक्ट है। ठीक है ना। 10⁻³ के लिए मत सोचना कहीं पे भी। बेसिकली 10⁻² से लेकर के 10⁻7 तक इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है ये चलता रहता है, बिकॉज ऑफ हेवी चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ओके। जैसे आप लोग पढ़े होंगे CH डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, ये वो तमाम दुनिया भर के जो बॉन्ड्स जुड़े होते हैं उसी टाइप में होते हैं ये पॉलीमर्स। दूसरा क्वेश्चन है PVC। PVC क्या है? PVC सेम एक केमिकल कंपाउंड है। PVC इज ए मटेरियल। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है कि थर्मोसेटिंग मटेरियल है, कौन कौन सा मटेरियल है PVC। और कभी कभी तो इसमें फुल फॉर्म भी पूछ देता है कि PVC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्चुअल में PVC का फुल फॉर्म भी क्या होता है, क्योंकि PVC का भी फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है। तो अपने लोग पहले देख लेते हैं दोस्तों कि व्हाट इज थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये सब क्या होता है। हालांकि इस पर एक अलग से वीडियो बन सकता है और मैं बनाऊंगा कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। लेकिन अपने लोग जान लेते हैं कि क्या होता है थर्मोप्लास्टिक। बेसिकली थर्मोप्लास्टिक वो मटेरियल है जिसको हम सॉफ्ट नहीं, जिसको हीट करने पे सॉफ्ट मतलब कि आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, मतलब कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग ऐसा ले लेते हैं। ठीक है। थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है, अगर कोई कंपाउंड है, ठीक है ना, उसको अगर आप गर्म करते हो तो ये सॉफ्ट हो जाता है, पिघलने के बाद में ये सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसको अगर आप गर्म करते हो तो ये हार्ड हो जाता है। ओके। तो जैसे कि आप देखोगे कि जब हम लोग प्लास्टिक को गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो बहुत ही हार्ड एक प्लास्टिक पिघल करके हो जाता है। तो प्लास्टिक क्या है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, बिकॉज उसको हीट देने पे, गर्म करने पे वो क्या हो जा रहा है, हार्ड हो जा रहा है। लेकिन थर्मोप्लास्टिक क्या है, जिसको हीट देने पे वो सॉफ्ट हो जाता है। तो ऐसा मटेरियल जिसको गर्म करने पे सॉफ्ट हो जाए उसको थर्मोप्लास्टिक बोलेंगे, थर्मोप्लास्टिक। और ऐसा मटेरियल जिसको गर्म करने पे हार्ड हो जाए उसको हम बोलेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। उसी प्रकार से इसमें और डिफरेंस होता है, लॉन्ग चेन वाला होता है। जैसे कि मैं बताया कि प्लास्टिक को ले लो, तो प्लास्टिक का क्या होता है, बहुत सारे चेन होते हैं उसमें बने होते हैं। और इसमें जो होता है कि 3D स्ट्रक्चर्स में रहता है। ठीक है ना। और इसमें लंबा चौड़ा चेन होता है। और अगर बात करें थर्मोप्लास्टिक की, तो थर्मोप्लास्टिक में अगेन इसमें पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है। थर्मोप्लास्टिक में पॉलीमराइजेशन होता है, थर्मोसेटिंग में कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। तो ये याद रख लेना हमेशा। एंड इसको हम लोग रीयूज्ड कर सकते हैं, यानी कि रीयूज्ड या रीसेप कर सकते हैं थर्मोप्लास्टिक को। लेकिन इसको अपने लोग कुछ नहीं कर सकते, इसको अपने लोग कभी भी रिसाइकिल या रीयूज नहीं कर सकते हैं। इसमें बहुत हार्ड होता है, बिकॉज ये हार्ड हो जाता है। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है, और इसमें हम बना देंगे एक वीडियो जो अलग अलग बताएंगे कि क्या क्या अलग है, जिसमें 5-7 पॉइंट में कवर कर दूंगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि PVC क्या है, क्या PVC को गर्म करने पे सॉफ्ट होता है या PVC को गर्म करने पे हार्ड होता है।
तो ध्यान देना हमेशा जब भी प्लास्टिक को पीवीसी को गर्म करते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड को, तो वो हार्ड हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो पीवीसी क्या है, एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। ओके, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल मतलब कि गर्म करने पे सॉफ्ट, थर्मोसेटिंग मतलब कि गर्म करने पे हार्ड। ये दो है चीज़ें हैं जो थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो ये याद रखना। उसके बाद में डाइक्रोन क्या है, डाइक्रोन क्या पॉलीमर है, अनसैचुरेटेड पॉलिस्टर है, पॉलीएमाइड है, इनऑर्गेनिक पॉलीमर है, क्या है डाइक्रोन। तो डाइक्रोन एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो पॉलिस्टर के अंदर में आता है, ठीक है ना। मतलब इसमें बहुत सारे चेन्स लगे होते हैं जो ईस्टर के कंपाउंड जुड़े होते हैं, और इसी को बोलते हैं अपने लोग बेसिकली डाइक्रोन। देखो ये जो चैप्टर है ना, अगर आप इसको समझने जाओगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। समझने का मतलब कि अगर हम सोचें कि डाइक्रोन का आपको फार्मूला कहीं से निकाल के बताएं, ठीक है, तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा कि डाइक्रोन क्या होता है, डाइक्रोन का फार्मूला क्या होता है। तो डाइक्रोन का फार्मूला अगर आप देखोगे तो उसमें ईस्टर जुड़ा रहेगा, पोली बोले तो बहुत सारा लंबा चेन रहेगा। तो अपने को वो सब की जरूरत नहीं है, अपने को केमिकल फार्मूला नहीं पूछता है, अपना क्या पूछता है, बेसिक फंडा पूछता है। डाइक्रोन क्या है, पॉलिस्टर है, अनसैचुरेटेड पॉलीमर है, पॉलीएमाइड है, इनऑर्गेनिक है, इस टाइप में पूछेगा, ठीक है ना। तो अपने का जो काम है उसी को अपने लोग देखते हैं, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा डीप जाने पे ना एक तो टाइम भी वेस्ट होगा और उसका अपने को कुछ फ़ायदा नहीं होगा एग्ज़ाम में। बस फ़ायदा इतना होगा कि अपने को नॉलेज मिल जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम चाहेंगे कि पूरा का पूरा, देखो मैं पढ़ा रहा हूँ तो भी, या अगर आप लोग खुद पढ़ रहे होगे तो भी, एक एक क्वेश्चन को पूरा डीप मत जाने की कोशिश करना। आपको समझ में आ गया है कि डाइक्रोन क्या है, तो आप उतने पे ही रुक जाओ, ठीक है। चलो आगे देखेंगे यार। क्वेश्चन नंबर 4 में है फिनॉल फार्मेल्डिहाइड। अब फिनॉल क्या है, फिनॉल फार्मेल्डिहाइड एम्प्लॉयज़ क्या ऑप्शन दिया हुआ है कि फिनॉल फार्मेल्डिहाइड क्या होता है। ऑप्शन ए है एम्प्लॉयज़ एडिशन पॉलीमराइजेशन, एम्प्लॉयज़ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, इज ए मोनोमर, इज एन अब्रेसिव मटेरियल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है, लेकिन थर्मोसेटिंग में क्या होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। तो ये जो फिनॉल वगैरह है ना, फिनॉल फार्मेल्डिहाइड, ये फिनॉल का जो कंपाउंड्स है, ये थर्मोसेटिंग मटेरियल्स है। और थर्मोसेटिंग में आप हमेशा याद रखना कि उसमें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन होगा 4th क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी, इसमें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है। नंबर 6 पे आते हैं, नायलॉन 6 क्या होता है। नायलॉन 6 इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। अब देखो अगर हम लोग इसमें डीपली जाएं तो हमको जानना है नायलॉन 6 क्या होगा, इसका केमिकल फार्मूला क्या है, कहाँ से उत्पत्ति हुआ। फिर इसके ऑप्शन में जाओगे तो इसका जो आंसर है बेसिकली कि नायलॉन 6 इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कैप्रोलैक्टम। नायलॉन 6 किससे बना हुआ है, कैप्रोलैक्टम से बना हुआ है। तो अगर हमको अरे यार कैप्रोलैक्टम क्या होता है, इसका फार्मूला क्या है, किसने खोज किया था, ये सब की अपने को जरूरत नहीं है। बेसिकली आप थोड़ा सा समझ लो और उसको याद कर लो, ठीक है। और हमें आप फिर से बता रहा हूँ, आप लोग ये वीडियोस देख रहे हो, आप लोगों को सिर्फ देखना नहीं है कि एक बार देख लिए तो चलो मुझे ओपी गुप्ता याद हो गया, नहीं। इवन मैं आपको बता दूं, मैं आप लोगों को पढ़ाने से पहले बहुत पढ़ता हूं, उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूं। और इसको आप जब तक कम से कम 10 बार रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरे लोगों से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप अगर आप जो भी लड़के ज्वाइन किए हुए हैं उनको क्या फ़ायदा होगा कि आपको बेसिक थोड़ा थोड़ा पता चल जाएगा, लेकिन दूसरे लोगों को क्या होगा, बेसिक नहीं पता चलेगा और उनको पता करना होगा तो अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। जैसे मैं अभी बताया कि थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, उनको पढ़ने के जानने के लिए उनको अलग से आधा 1 घंटा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को नहीं। जैसे मैं आया कि पॉलीमराइजेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, तो ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो डिफिनेशन से, वो आपको फ़ायदा हो जाएगा मात्र 399 रुपये में, ताकि आप लोगों को अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो नायलॉन 6 क्या है, नायलॉन 6 बेसिकली एक केमिकल है जो कैप्रोलैक्टम से मिल करके बनता है, ओके। और जो नायलॉन 6 होता है वो क्या होता है, तो जो नायलॉन 6 होता है वो एटिबिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाईएमाइन से मिल करके बनता है। तो हमेशा याद रखना नायलॉन 6 कैप्रोलैक्टम का एक प्रोडक्ट है, और नायलॉन 6 जो है वो एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन डाईएमाइन से मिल करके बना होता है। इतना लंबा चौड़ा नाम होता है इसका, ठीक है। तो याद रखना है ये नायलॉन 6 का एग्जाम्पल है, और ये नायलॉन 6 का जो है कि प्रोडक्ट है, या आप बोल सकते हो कि इससे मिलके बना होता है।
आगे आते हैं पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है PTFE इज नोन एज, यानी कि पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन को हम और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन है डाइक्रोन, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, सेलुलॉइड। तो जो PTFE है ना दोस्तों, आप जब देखोगे तो इसमें आपको PTFE इस चैप्टर में बहुत बार आएगा, तो हमेशा याद रख लेना जब भी PTFE की बात करें यानी कि पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन की बात करें तो ये हो, इसको हम अलग से जो नाम देते हैं वो टेफ्लॉन देते हैं, ठीक है। इसका जो सेकेंड नाम है PTFE का, उसको अपने लोग टेफ्लॉन बोलते हैं। तीसरा है स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर क्या है? क्या ये नेचुरल रबर है, अनदर नेम ऑफ सिलिकॉन रबर है, सिंथेटिक पॉलीमर है, सिंथेटिक मोनोमर है? क्या है रबर क्या है? SBR इसको बोलते हैं। तो SBR बेसिकली क्या होता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रबर होता है एक टाइप का, जो सिंथेटिक पॉलीमर का बना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है SBR क्या है? SBR एक सिंथेटिक पॉलीमर का प्रोडक्ट है, ये सिंथेटिक पॉलीमराइजेशन से बनता है SBR। SBR के भी बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आगे मिलेंगे क्योंकि SBR भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो आगे देखेंगे। नायलॉन 66 इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, जैसे मैंने आपको बताया नायलॉन 6 कहाँ से बना होता है और नायलॉन 66 कहाँ से बना होता है, किससे बना होता है। तो यहाँ पे आप दोनों देख लो ऑप्शन। क्वेश्चन कौन सा था? नायलॉन 6। क्वेश्चन नंबर 5 में कैप्रोलैक्टम है नायलॉन 6 का। नायलॉन 66 का है एडिपिक एसिड, जैसे मैंने आपको बताया एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिलाइन डाईएमाइन से मिल करके बना होता है नायलॉन 66। ओके, जब मैं पढ़ता था तो उस टाइम कैसे याद किया था, तो मैं आपको बता दूं कि कैसे याद किया था। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। नायलॉन 6 ये क्या है? कैप्रोलैक्टम। तो मैंने जब याद किया था तो मैंने इसको लिख लिया था कि नायलॉन 6 का कपड़ा पहनो, ठीक है ना। कैप्रोलैक्टम मतलब ऐसे ही एक कपड़ा पहनो। नायलॉन 6 के बेसिकली हम लोग नायलॉन से कपड़ा पहनते हैं ना, नायलॉन का कपड़ा। तो उसी बेस पे मैंने याद कर लिया था कि नायलॉन 6 का कपड़ा पहनो। फिर मैं जब दूसरा क्वेश्चन पढ़ा नायलॉन 6 भी है साला, तो उस टाइम मैंने इसी को, ताकि दूसरा एक कन्फ्यूजन ना हो, तो मैंने नायलॉन 6 के लिए फार्मूला जो बनाया कि नायलॉन 6 का कपड़ा पहनो, कपड़ा बोले तो कैप्रोलैक्टम। फिर नायलॉन 6 जब आया तो मैंने वही फार्मूला रखा, नायलॉन 6 का कपड़ा आदि पुरुष लोग पहनते हैं। कौन? आदि पुरुष, मतलब जो बहुत पुराने लोग होते हैं, आदि पुरुष। आदि पुरुष बोले तो एडिपिक, है ना, एडिपिक एसिड। तो इस टाइप में मैंने याद किया था, तो मैंने सोचा आपको बता दो कि शायद आप लोगों को भी हेल्प हो जाए। तो नायलॉन 6 का नायलॉन 6 का कपड़ा आदि पुरुष लोग यानी कि बहुत पुराने लोग पहनते हैं। आदि पुरुष बोले तो एडिपिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों आपके सामने, इपोक्सी रेजिन। इपोक्सी रेजिन क्या होता है? इपोक्सी रेजिन नॉट यूज्ड फॉर सरफेस कोटिंग, अ गुड अब्रेसिव एंड इलेस्टोमीटर ए पॉलीमर। ये क्या है? इपोक्सी रेजिन क्या है? तो एक गुड अब्रेसिव है। एपोक्सी रेजिन बहुत ही शानदार अब्रेसिव माना जाता है। किसी भी इंडस्ट्रीज में जो इसका यूज़ किया जाता है रॉ मटेरियल के रूप में, वो गुड अब्रेसिव के रूप में इसको यूज़ किया जाता है, अच्छा अब्रेसिव के रूप में। क्वेश्चन नंबर 10 है थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए आ गया, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स डो नॉट सॉफ्टन ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट, यानी कि थर्मोसेटिंग मटेरियल को अगर हम हीट देते हैं तो सॉफ्ट नहीं होगा। आर हेवली ब्रांच्ड मॉलिक्यूल्स, यानी कि थर्मोप्लास्टिक बहुत ज़्यादा ब्रांच वाले मॉलिक्यूल्स होता है। आर सॉल्वेंट इनसॉल्यूबल, यानी कि ये इनसॉल्यूबल में सॉल्वेंट में इनसॉल्यूबल होता है। तो ये क्वेश्चन है। तो देखो ये जो भी क्वेश्चन बोल रहा है ये सब उल्टा बोल रहा है। ये गर्म करने पे सॉफ्ट भी हो जाता है एंड बहुत लंबा चेन वाला नहीं है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जैसा नहीं है ये थर्मोप्लास्टिक एक चेन वाला है, बट बहुत बड़ा हेवली चेन वाला नहीं है। हेवली चेन वाला आपका जो आता है वो आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। और तीसरा ये सॉल्वेंट में सॉल्यूबल हो, आर सॉल्वेंट इनसॉल्यूबल, तो यहाँ पे सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होता है। कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स हैं जो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स उसमें सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इसमें से कोई नहीं। ओके,
अब इसका उल्टा दिया रहता तो हम लोग मान लेते कि हाँ थर्मोप्लास्टिक जो है कि गर्म करने पे सॉफ्ट होता है, लेकिन इसमें सब उल्टा दिया है। इस मतलब इसका मतलब कि इसमें से कोई नहीं, और इसीलिए थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंतर जानना आप लोगों को जरूरी था, जो मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है? डिक्रीजेस इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि जब रबर का वल्कनाइजेशन करते हैं तो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब जो खींचने की टेंसाइल बोले तो तनाव का जो स्ट्रेंथ होता है वो कम होता है। हम कम इसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ में इसको खींच नहीं कर सकते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में। दूसरा, इंक्रीजेज इट्स जोन एंड ऑक्सीजन रिएक्टिविटी, इंक्रीजेज इट्स ऑयल एंड सॉल्वेंट रेसिस्टेंस, या कन्वर्ट्स इट्स प्लास्टिसिटी इनटू इलास्टिसिटी। तो जब रबर का वल्कनाइजेशन करते हैं, वल्कनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि रबर के को हम लोग इलास्टिक बनाते हैं। ठीक है ना। रबर क्या होता है? रबर आप देखोगे बेसिकली तो वो एक टाइप का एक ऐसा मटेरियल है जिसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा नहीं होता है जब वो रॉ मटेरियल रहता है रबर का। लेकिन अगर उसका हम वल्कनाइजेशन एक प्रोसेस होता है, जैसे पॉलीमराइजेशन है, कंडेंसेशन प्रोसेस है, एटसेट्रा, वैसे ही रबर में एक वल्कनाइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें रबर के इलास्टिसिटी को अपने लोग बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रबर के इलास्टिसिटी को बढ़ा दिया जाए उसको अपने लोग बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12, और 11 का जो आंसर है वो होगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोसेटिंग मटेरियल्स क्या है? थर्मोसेटिंग मटेरियल वो है जो क्रॉस लिंक्ड मॉलिक्यूल्स होता है, सॉफ्टेंस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट और सॉल्वेंट सॉल्यूबल। तो इसमें देखिए जो सॉफ्टेंस वाला है ये तो बिल्कुल गलत है, बिकॉज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में जब मटेरियल को गर्म करते हैं तो सॉफ्ट नहीं होता है, हार्ड होता है, तो ये गलत है। सॉल्वेंट जो होता है ये सॉल्वेंट सॉल्यूबल नहीं होता है सॉल्वेंट में, बिकॉज थर्मोप्लास्टिक सॉल्यूबल होता है तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सॉल्यूबल नहीं होता है। ठीक है, याद रखना ये अंतर है। ये क्रॉस्ड लिंक्ड मॉलिक्यूल्स होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हेवी चेन वाला कंपाउंड है तो इसमें क्रॉस लिंक्ड है। क्रॉस लिंक्ड बोले तो ये चेन जा रहा है CH, इसमें भी एक आ गया ये CH2, इधर भी आ गया CH, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, ये तमाम, तो ये क्रॉस लिंक्ड वाला कंपाउंड होता है थर्मोसेटिंग मटेरियल। ओके, बिकॉज ये बहुत हेवीली कंपाउंड्स वाला मटेरियल होता है। क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट कॉमन यूज्ड रबर वल्कनाइजेशन एजेंट इज। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रबर का जब वल्कनाइजेशन करते हैं तो इलास्टिसिटी बढ़ता है, तो मोस्ट कॉमनली कौन सा एक ऐसा कंपोनेंट डालते हैं जिससे उसका इलास्टिसिटी बढ़ जाता है? तो सल्फर है, ब्रोमीन है, प्लेटिनम है, एल्यूमिना है। तो इसमें जो आता है दोस्तों हम लोग डालते हैं सल्फर। जब रबर में सल्फर डालते हैं और उसमें एक ऐसा वल्कनाइजेशन प्रोसेस करते हैं जिससे उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। ओके, तो याद रखना रबर का वल्कनाइजेशन में हम लोग सल्फर डालते हैं जिससे रबर की इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, जिगलर प्रोसेस क्या है? What is Ziegler process? Produces high density polythene, uses no catalyst, produces low density polythene, employs very high pressure. Ziegler process क्या है? A Ziegler process is that in which produces high density polythene. Ziegler process में बहुत ज़्यादा डेंसिटी वाला पॉलीथीन बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस है, वल्कनाइजेशन, कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, इसको ध्यान रखना। जिगलर प्रोसेस में हेवी डेंसिटी वाला पॉलीथीन बनाया जाता है। ओके, अब जिगलर प्रोसेस आपको कहीं मिलेगा नहीं बेसिकली, बिकॉज ये इंडस्ट्रियल है, इसको आपको नेट पे सर्च करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तब जा कर के आपको मात्र एक क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है ना, तो उतने की जरूरत नहीं है, आप बस समझ लो, बस देखो उतना पढ़ोगे तो भी आपको याद रखना पड़ेगा कि जिगलर प्रोसेस कैसा होता है। और इतना भी याद रखते हो कि जिगलर प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग हाई डेंसिटी वाला पॉलीथीन बनाते हैं, यानी कि पॉलीथीन एक ऐसा पॉलीथीन बनाते हैं जिसकी डेंसिटी बहुत हाई है। और आपको पता है कि अभी गवर्नमेंट ने मना कर दिया है हाई डेंसिटी वाले जो पॉलीथीन से उनको, बिकॉज इनको रिसाइकिल करने में बहुत दिक्कत होता है, तो इसलिए आप यहाँ से भी याद कर सकते हो जिगलर प्रोसेस हेवी डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए यूज किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर
15 सेलुलॉइड, सेलुलॉइड इज ए, व्हाट इज सेलुलॉइड? सेलुलोज एसीटेट, रीजेनरेटेड सेलुलोज, सेलुलोज नाइट्राइट, सेलुलोज एसीटेन ब्यूटराइट। सेलुलॉइड क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, ये एक सेलुलोज का नाइट्रेट कंपाउंड होता है। सेलुलोज का नाइट्रेट फॉर्म में एक कंपाउंड बनता है जिसको अपने लोग बोलते हैं कि यह एक सेलुलोज नाइट्रेट का सेलुलॉइड है। ओके, तो सेलुलॉइड बेसिकली कंपाउंड विच इज हैविंग सेलुलोज नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 16, विस्कस रेयान इज, विस्कस रेयान क्या होता है? ये भी पूछा जाता है आप लोगों से बेसिकली कि रेयान क्या है, विस्कस रेयान क्या है? तो विस्कस रेयान सेलुलोज नाइट्रेट है, गलत। सेलुलोज नाइट्रेट सेलुलॉइड होता है। एंड रीजनरेटेड सेलुलोज नाइट्रेट, रीजनरेटेड सेलुलोज एसीटेट, नॉन ऑफ दिस। तो बेसिकली इसमें जो ऑप्शन रहेगा रेयान से रिलेटेड, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, विस्कस रेयान। इसमें से कोई नहीं है, ना तो सेलुलोज नाइट्रेट है, ना तो रीजनरेटेड सेलुलोज नाइट्रेट है, ना तो रीजनरेटेड सेलुलोज एसीटेट है। ओके, तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स मटेरियल, थर्मोसेटिक प्लास्टिक मटेरियल क्या होता है? ऑप्शन ए है कैन बी रिपीटेडली मेल्टेड, जिसको हम कई बार मेल्ट कर सकते हैं। इज़ यूजफुल फॉर मेल्ट कास्टिंग, कैन नॉट बी मेल्टिंग आफ्टर फॉर्मिंग, इज़ यूजफुल फॉर स्पिनिंग। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कैन नॉट बी मेल्टेड आफ्टर फॉर्मिंग, बिकॉज एक बार अगर आप, जैसे आपको पता है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, इसको गर्म करने पे हार्ड हो जाता है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है, गर्म करने पे सॉफ्ट हो जाता है। तो अगर आप कोई कंपाउंड बना लिए, इसका कोई फॉर्म बना लिए, इसका कोई शेप बना लिए, आप इसको फिर से मेल्ट करके फिर से आप सोचो कि फिर से बना लें तो नहीं बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि वो हार्ड हो जाता है, मेल्ट करने पे हार्ड हो जाता है। तो कैन नॉट बी मेल्टेड आफ्टर फॉर्मिंग, तो कोई फॉर्म कोई शेप देने पे, कुछ मटेरियल बनाने पे कंपाउंड, उसको हम अगेन फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एसबीआर। जब एसबीआर बनाते हैं तो स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है? तो वो है एथिलीन एल्कोहल, एथिलीन, बोथ या नॉन ऑफ दिस, सॉरी आइदर ए आइदर बी। तो जो मेन इसका ऑप्शन है वो हो जाएगा सी रहेगा, दोनों, बोथ एथिल एल्कोहल और एथिलीन। आपको पता है कि एथिलीन और एथिल एल्कोहल दोनों लगभग सेम कंपाउंड है। और जो एसबीआर बनता है, आपको इसके पहले भी बताया था, एक क्वेश्चन आया था एसबीआर से रिलेटेड, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर बोलते हैं इसको। इसका बेसिकली जो रॉ मटेरियल होता है एथिल एल्कोहल और एथिलीन बोथ होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है एसबीआर क्या है। एसबीआर बेसिकली एक होता है जो सिंथेटिक रबर होता है, और सिंथेटिक रबर और जो साथ ही साथ ये इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो एथिल एल्कोहल एंड एथिलीन होता है। ठीक है, यानी कि बोथ होता है। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद में 20 तक लेके चलेंगे आज। उसके बाद मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, ट्राई करूंगा कि एक बना लूँ क्योंकि जल्दी से ख़त्म करना है। पैथेलिक एनहाइड्राइड इज़ यूज्ड, पैथेलिक एनहाइड्राइड का यूज़ कहाँ पे करते हैं? इन मेकिंग पीवीसी, एज प्लास्टिसाइजर्स, इन इंसेक्टिसाइड मैन्युफैक्चर, फॉर मेकिंग नायलॉन 6। तो नायलॉन 6 बनाने में तो नहीं करते हैं, बिकॉज नायलॉन 6 के लिए अपने लोग क्या करते हैं, कैप्रोलैक्टम। नायलॉन 6 का कपड़ा पहनो, कपड़ा बोले तो कैप्रोलैक्टम, नायलॉन 6 बोले तो आदि पुरुष, बोले तो एडिपिक एसिड। ठीक है, तो पैथेलिक एनहाइड्राइड इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिसाइजर्स, बोले तो ये एक प्लास्टिसाइजर्स, पैथेलिक एनहाइड्राइड इज यूज्ड एज प्लास्टिसाइजर्स के रूप में इसका यूज किया जाता है। ओके, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट रहेगा अपना 20 नंबर का क्वेश्चन, पॉलीमर्स क्या होता है? जैसे मैंने बताया आपको, पॉलीमर्स बेसिकली बहुत हेवी कंपाउंड्स वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक होता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स, एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो बोले तो बड़ा, ठीक है, माइक्रो बोले तो छोटा। एक है माइक्रो और एक है मैक्रो, और एक है सब माइक्रो। ठीक है,
तो सब बोले तो बीच में हो गया। माइक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब बहुत बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स। तो पॉलीमर्स क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीमर्स का, वो हो जाएगा ये हेवीली कंपाउंड्स वाले हाइड्रोकार्बन्स वाले कंपाउंड्स होते हैं जो मैक्रो आंसर जो है इसका बी है, MACRO माइक्रो मॉलिक्यूल्स वाले कंपाउंड्स होते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को इसमें हेल्प मिल रहा होगा। जो आप लोग नोट्स बाई किए हो वेस्ट नहीं जाएगा आप लोगों का 399 रुपया। मैं इस हिसाब से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और हालांकि ये अपना सब्जेक्ट नहीं है, हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र, डिस्टिलेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह में हम लोग और भी डिटेल्स में देखेंगे, क्योंकि ये सब अपने लोगों को पढ़े हुए बहुत दिन हो गया है। और मैं जो भी पढ़ाता हूँ थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ तभी पढ़ाता हूँ, ताकि आप लोगों को जितने भी एक क्वेश्चन, जैसे अभी हम लोग SBR पढ़े, तो SBR से अभी 2-3 क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। तो जब 2-3 क्वेश्चन एक साथ में आ जाएगा ना तो कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। जैसे SBR क्या है, SBR एक सिंथेटिक पॉलीमर है। उसके बाद में बोला कि SBR का रॉ मटेरियल क्या है, तो मैंने आपको बताया SBR का रॉ मटेरियल है एथिलीन अल्कोहल, एथिल अल्कोहल और एथिलीन। इसके आगे भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जो SBR से रहेगा, जिसको हम अगेन कवर करते चलेंगे, ठीक है ना। कि SBR सिंथेटिक रबर है, सिंथेटिक पॉलीमर है जो एथिल अल्कोहल और एथिलीन से बना होता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा रहेगा उस हिसाब से। तो मज़ा आएगा, देखेंगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए आप लोग कोई सजेशन देना चाहो तो आप दे सकते हो, कमेंट कर सकते हो, एंड वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।